So our next topic is acute respiratory distress syndrome, ARDS. सबसे पहले इसकी definition. It is an acute, diffuse, inflammatory lung injury leading to increased pulmonary vascular permeability, increased lung weight, and loss of aerated lung tissue with hypoxemia and bilateral radiographic opacities associated with increased venous admixture, increased physiological dead space, and decreased lung compliance. A Berlin definition and it should be on the fingertips. The following are the 4 key diagnostic criteria. This is the Berlin's criteria. Above that, what you read was the Berlin's definition, and now we are moving on to the criteria, Berlin's criteria. This is oftentimes asked. तो एक इसकी acute onset है. The onset is within 7 days of a known defined trigger. It could be pneumonia, which constitutes the most number of cases of ARDS. Then there is degree of hypoxia, और वो assess होता है PF ratio, और PF ratio में कम से कम 5 centimeter water की PEEP हो, तो उसकी PF ratio less than 300 है. Third is bilateral lung infiltrates on CT on chest X-ray or CT, and fourth is not explained by cardiac failure or fluid overload. तो जो 300 से कम है और 200 तक है वो mild है, less than 200 till 100 moderate, and less than 100 PF ratio is severe. ये severity है, या सब categories of ARDS है. ये mild, moderate और severe है. Now इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इट्स वेरी डैम सिंपल कि जब भी एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आएगा तो उसकी वजह से, जस्ट अ सेकेंड, ओके, आई वाज लुकिंग फॉर कॉजेज. ओके, द कॉजेज विल कम लेटर. सो इट इज़ एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. वो किसी के अगेंस्ट चीज़ की हो सकता है, वो बर्न्स के अगेंस्ट हो सकता है, पेनक्रेटाइटिस के अगेंस्ट हो सकता है, निमोनिया के अगेंस्ट हो सकता है, सेप्सिस के अगेंस्ट हो सकता है. और साइटोकाइंस जो रिलीज़ हो रही हैं उस इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट, वो कौन सी हो सकती हैं? TNF अल्फ़ा, इंटरलोकिन 1, इंटरलोकिन 6. इनसे न्यूट्रोफिल की माइग्रेशन होती है एल्वेलाई में. न्यूट्रोफिल्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ को रिलीज़ करते हैं, जिनसे फ्री रेडिकल प्रोडक्शन होती है, और एंडोथीलियल सेल्स जो कैपिलरी के हैं और न्यूमोसाइट्स टाइप 1 ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इस वजह से जब ये जो एंडोथीलियम और न्यूमोसाइट्स का डैमेज है, इससे एल्वियोलर और कैपिलरी लीकी हो जाती है एंडोथीलियम, और अब ना जो प्रोटीन रिच इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट है वो एल्वियोलर और इंटरस्टिशियम में आ जाता है. ये नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा है. अब एक तो ये एडीमा भी आ गया, इससे शंट बन गया, ऊपर से यही जो प्रोटीन रिच फ्लूइड है ये सर्फेक्टेंट को भी डीनेचर कर रहा है, जिसकी वजह से एल्वियोलर कोलैप्स भी हो रहा है. तो एल्वियोलर कोलैप्स और फ्लूइड इटसेल्फ इज लीडिंग टू शंट एंड अपोक्सिया. अब इसकी फेजेस क्या है? ये पहली प्रोलिफरेटिव फेज़ है, ये 7 डेज तक लास्ट करती है. इसके बाद इसके बाद ये होता है कि या तो आपकी रेजोल्यूशन हो जाती है इन मेजॉरिटी केसेस, और ये नॉर्मल लंग पैरेन्काइमा के रिस्टोरेशन है, बट इन सम केसेस फाइब्रोटिक स्टेट आ जाती है, और फाइब्रोटिक स्टेज में एक्सेसिव कोलेजन की डिपोजिशन की वजह से रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, या फाइब्रोसिस में पल्मोनरी, और दिस रिजल्ट्स इन अ पुअर आउटकम. सो दीज आर द कॉजेज. इसमें पल्मोनरी कॉजेज एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉजेज हैं. जो पल्मोनरी कॉजेज हैं इसमें नमोनिया इज़ द मेजर, takes the lion's share, 59% of the pulmonary causes. उसके अलावा aspiration, pulmonary contusions, inhalational injuries, pulmonary vasculitis and near drowning. वर्सेस एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जिसमें सेप्सिस सबसे नंबर 1 है एक्स्ट्रा पल्मोनरी में, और उसके बाद नो ऑब्वियस प्रेसिपिटेंट, नॉन कार्डियोजेनिक शॉक, मैसिव ट्रांसफ्यूजन, ये ट्रॉली हो सकती है इसमें, मल्टीपल ट्रॉमा, पेनक्रेटाइटिस, ड्रग्स, बर्न्स. ओके, सो इसकी जो मैनेजमेंट है, और बाय द वे इसमें आपको एक्सरे ज़रूर कराना होता है, चेस्ट एक्सरे या हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन, जो कि आपको बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट्स पॉसिबली वाइट आउट लंग्स का दिखाएगा, और वो जो नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी में है वो ARDS है. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स. आपकी ओवरलैपिंग कॉजेज है, बट आपको जब नॉन एक इंजरी का पता है, जो इन सारे ऊपर वाले रिस्क है,
पोटेंशियल कॉजेज़ में से कोई है और उसके विद इन 7 डेज़ अगर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है और वो बिल्डिंग्स का क्राइटेरिया पूरा कर रहा है 4 चीज़ों का, देन इट्स लाइकली ARDS। इसमें वेंटिलेटरी एंड नॉन वेंटिलेटरी स्ट्रैटेजीज़ हैं। जो वेंटिलेटरी स्ट्रैटेजीज़ हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन है सारी, लो टाइडल वॉल्यूम। अब ये लो टाइडल वॉल्यूम में ये 6 ml/kg ऑफ आइडियल या प्रेडिक्टेड बॉडी वेट है। उसका फार्मूला होता है कि आप सेंटीमीटर में हाइट जो है अगर मेल है तो या फीमेल है, दोनों केसेस में हाइट को में से माइनस कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे 152.4 और जो आंसर आएगा उसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये दोनों में सेम है। अब इसमें 50 ऐड कर दोगे अगर मेल है और 45.5 ऐड कर दोगे अगर फीमेल है। सो दैट्स वन थिंग। प्लेटिव प्रेशर्स को लेस देन 30 रखना है और प्लेटिव प्रेशर्स फाइंड होते हैं टोल्ड यू बिफोर। एंड इंस्पायरेटरी होल्ड से अगर आप वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन है और अगर प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन है तो जो आपका प्रेशर सेट है वही प्लेटिव प्रेशर है। फिर है परमिसिव हाइपरकैप्निया टॉलरेटेड एज लॉन्ग एज pH इज ग्रेटर देन 7.2। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 7.2 से कम है तो आइडियल बॉडी वेट से टाइडल वॉल्यूम 6 ml/kg तक ही रखो, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दो, 7.2 से ऊपर होनी चाहिए pH। और तीसरा पर तीन होगी चीज़ें। अब है पीप, जो सेकंड स्ट्रेटेजी है वो पीप है, तो आपने इंक्रीमेंटली इसको ऐड करना है। याद रहे इंक्रीमेंटल, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपको पता लगे कि हीमोडायनामिक, वरना आप यकदम करोगे ना तो बैरोट्रोमा भी हो सकता है या एटिलेक्ट्रोमा, और एट द सेम टाइम आपका पेशेंट एकदम कोलैप्स भी हो सकता है ड्यू टू हीमोडायनामिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो पीप के फ़ायदे ये हैं कि एल्वियोलर रिक्रूटमेंट होती है और FRC बढ़ जाती है एंड इट डिस्प्लेसेस फ्लूइड फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू द इंटरस्टिशियम, और लंग्स मोर कंप्लायंट पार्ट ऑफ द कर्व की तरफ, जो कि स्टीपर पार्ट होता है लंग कंप्लायंस कर्व की, उसमें मूव कर जाते हैं। अब इसका नुकसान ये है कि इससे वेनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है और हाइपरटेंशन होती है, तो इसलिए इंक्रीमेंटली ऐड करनी है। तो आप 15 तक ऐड कर सकते हो, आपको हाई पीप की ज़रूरत होती है। फिर प्रोन पोजीशन है, और प्रोन पोजीशन की बहुत सारी रीजंस है। वाइट हेल्प्स, इससे ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होती है और इम्प्रूव रिक्रूटमेंट ऑफ एटिलेक्टिक डोर्सल लंग टिश्यू। तो जो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर ग्रेडियंट है बिटवीन डोर्सल एंड वेंट्रल पोर्शंस ऑफ द लंग, वो कम हो जाता है, ये जो ग्रेडियंट है, एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो हार्ट का कंप्रेशन मीडियल और पोस्टीरियर लोब ऑफ द लंग पे है वो लिफ्ट अप हो जाती है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम और VQ मैचिंग होती है। एंड देन इससे सिक्रेशंस भी क्लियर हो जाती हैं जब प्रोन पोजीशन में होता है, और FRC भी इम्प्रूव हो जाती है। तो सारे रीज़न से प्रोन पोजीशन का फ़ायदा होता है। जो मैंने रीजंस बताई सारी रीजंस हैं प्रोन पोजीशन की, पूछी जाती है इसके फ़ायदे, और इससे मोर्टेलिटी बेनिफिट है। और लास्टली एयरवे प्रेशर रिलीज वेंटिलेशन, जो कि इन्वर्स रेशियो वेंटिलेशन है। अगर आपने ये इनकॉर्पोरेट करनी है, I रेशो 1:2 है तो आपने इसको 1:1, 2:1, 3:1 ऐसा ऐसा इस पर कन्वर्ट करना है। तो इसका ये ज़रूरी होता है कि पेशेंट पैरालाइज हो, क्योंकि ये अदरवाइज टॉलरेट नहीं होती। हाई फ्रिक्वेंसी ऑस्कुलेटरी वेंटिलेशन इज़ नॉट यूज्ड, ये यूजुअली बच्चों में यूज़ होती हैं, जिसमें आप हाई मीन एयरवे प्रेशर क्रिएट करते हो लाइक 25 से 30 का, और स्मॉल टाइडल वॉल्यूम देते हो 1 से 3 ml/kg के। उसके बाद आपके रिक्रूटमेंट मैनूवर्स आते हैं। इसका तरीका ये है कि इसमें आप सस्टेन इन्फ्लेशन करते हो ऑफ 30 to 40 सेंटीमीटर वाटर की फॉर 30 to 40 सेकेंड्स। तो ये आप अपने किसी भी मैपलसन जैसे डी सर्किट ऐसे कर सकते हो, या TP से भी कर सकते हो, लेस रिलायबली, लेकिन आप ये कर सकते हो। और स्टेप वाइज इंक्रीज इन पीक प्रेशर और पीप करेंगे, और एक्सटेंडेड साई का मतलब होता है कि आप पीप को इंक्रीज़ करते हो इंक्रीमेंटली और उतना ही टाइडल वॉल्यूम को कम कर देते हो, ताकि पीक प्रेशर सेम रहे, प्लेटिव प्रेशर सेम रहे। तो आप जितनी पीप बढ़ा रहे हो उतनी ही टाइडल वॉल्यूम कम कर लो, ताकि प्लेटिव प्रेशर ना बढ़े। इसको कहते हैं एक्सटेंडेड साई। इसके बाद आप सस्टेन्ड इन्फ्लेशन CPAP 30 की करते हो, और फिर आप दोबारा इसी का इसको रिपीट करते हो। दिस इज़ कॉल्ड एक्सटेंडेड साइज। अगर इस सब चीज़ों से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो आप ECMO की तरफ मूव करते हो, जिसका लाजमी जिक्र करना है बिकॉज इट हैज़ अ मोर्टेलिटी बेनिफिट। और इसके बाद आपकी नॉन वेंटिलेटरी स्ट्रेटजीज आती है। रिमेंबर कि इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड सिम्टम्स इम्प्रूव करता है,
सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है। ये पल्मोनरी वेज़ोडाइलेटर है। प्रोस्टासाइक्लिन भी इनहेल्ड पल्मोनरी वेज़ोडाइलेटर है, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। बीटा 2 एगनिस्ट, स्टैटिन्स, क्यूरोकोनाजोल, किसी भी चीज़ का ऐसा फ़ायदा नहीं हो रहा। और ये बाय द वे मेरिनो में उसने सेम चीज़ें लिखी हुई, इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक एट इट, बट इट्स मोर और लेस द सेम। You can pause the video and you can read them if you have to, but they are the same. Predicted body weight is the same as ideal body weight. नॉन वेंटिलेटरी स्ट्रेटजीज आपने नेक्स्ट बतानी है, उसमें कंजर्वेटिव फ्लूइड थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ज़्यादा फ्लूइड नहीं देना, लिबरल नहीं होना, आपने कंजर्वेटिव रहना है, फ्लूइड नेगेटिव बैलेंस में रखना है। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट, अगर पेशेंट वेंटिलेटर सिंक्रोनी डेवलप नहीं हो रही है, पेशेंट फाइट कर रहा है वेंटिलेटर, इन दैट केस, बट इसको रूटीन यूज़ नहीं करना, क्योंकि इससे कोफिंग, इससे एयरवे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस चले जाते हैं। और इसके नुकसान ये हैं कि इससे वैप भी हो सकता है, इसी को वीकनेस का रिस्क बढ़ सकता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जनरली क्लास 2B इंडिकेशन है आई थिंक, तो इनका ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है प्रॉबेबली। तो ये लो क्वालिटी एविडेंस है। और मिथाइल प्रेडनिसोलोन 1 mg पर kg पर डे रिकमेंड है अगर मॉडरेट सीवियर ARDS है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन की जो सोसाइटी है, and European Society of Intensive Care Medicine. Okay, so that's all about ARDS.